नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बिहार की माटी की सौंध और मुजफ्फरपुर की बेटी बहू विदुषी, गोवा की पूर्व महामहिम राज्यपाल रही आदरणीय श्रीमती डॉक्टर मृदुला सिन्हा, जिन्होंने साहित्य और सियासत की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, उनके जन्म जयंती पर नवचेतना के मंच से मैं उन्हें प्रणाम और नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक, गीतकार, व्याख्याता, सिने इतिहासवेत्ता, निर्देशक एवं फिल्मकार आदरणीय अतिथि डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत बहुत नाम बहुत बहुत स्वागत है जी। शेफाली सुरभि, तो पहले इस नाम का अर्थ मुझे बताइए, ये शेफाली क्या है और सुरभि उसमें कैसे लग गई? सर। आप मेरा ही सवाल मेरा करने का हक है, मुझे ही रहने दीजिए। आ, पहली बार एक फूल है और इसकी सुगंध है वो होती है, इसका अर्थ ये होता है अपराजिता। इसकी हर श्रृंगार भी कहते हैं, हर श्रृंगार अच्छा अच्छा का अच्छा, पुष्प। ये जी जी जी, ये हर श्रृंगार है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये जो हम जीवंत इस समय हैं, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, इस पटल पे, तो जरा इसकी व्याख्या कर दीजिए कि ये किस रूप में हम जीवंत हो रहे हैं और क्या क्या हमें करना है, क्या आपकी तरफ से आदेश आने वाला है? आदेश नहीं, अनुरोध है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, जिला सोनभद्र से और बनारस के तट से हमारे मैं ले जा रही हूँ। हमारे अतिथि हैं आज और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और गंगा पुत्र हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे अतिथि डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी रेणुकूट उत्तर प्रदेश, जिला सोनभद्र से आते हैं और गंगा पुत्र, जैसे मैंने कहा कि बनारस की माटी की सोंध है और बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं। और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि आप वरिष्ठ लेखक, कवि, गीतकार, व्याख्याता और फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर राजीव प्रसाद बहुआयामी व्यक्तित्व के एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रकाशन में निहित आप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, फिल्म प्रोडक्शन, फीचर लेखन से संबंध रखते हैं। आपने एमए समाजशास्त्र में किया है। पीएचडी का विषय हिंदी सिने जगत पर आधारित है, जो इस विषय पर अब तक का एकमात्र शोध है। आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विगत 35 वर्षों से आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, स्क्रीन साप्ताहिक, हिंदुस्तान, इंद्रप्रस्थ, भारती, संगना आदि पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन से आप जुड़े रहे हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन से जुड़कर आप उद्घोषक और प्रस्तुतकर्ता के तौर पर गौरवपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। साथ ही आज तक, स्टार न्यूज, एनडीटीवी तथा अन्य चैनलों पर विभिन्न व्यक्तित्वों एवं विषयों पर विशेष फीचर प्रस्तुत करते रहे हैं। सिनेमा और साहित्य के संबंधों को डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपने लेखन से प्रगाढ़ बनाया है। भारतीय पार्श्व गायिका की जीवनी लिखने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। पार्श्व गायक मुकेश व्यक्तित्व कृतित्व को संजोई उनकी पुस्तक मुकेश सुरीले सफर की कहानी 1993, आमुख अनिल विश्वास एवं संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जीवनी जिंदगी का सफर 2004, आमुख अमिताभ बच्चन। भारत में एकमात्र प्रारंभिक 2 ऐसी सिनेमाई पुस्तकें हैं जिनके लिए डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव को राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य के विशेष सम्मान के तौर पर सर्वश्रेष्ठ जीवनी लेखन 1993 और प्रतिष्ठित अगेय सम्मान 2004 से विभूषित किया है।
सिने साहित्य एवं संगीत में इनके विशेष योगदान के लिए डॉक्टर राजीव को किशोर कुमार कला रत्न 2008 सम्मान के साथ वयोवृद्ध वरिष्ठतम पार्श्व गायिका शमशाद बेगम पर केंद्रित और डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित फिल्म धरती को आकाश पुकारे 2013 एक संग्रहणीय धरोहर है। इनके द्वारा ही निर्मित निर्देशित फिल्म गंगा जीवन दायिनी 2013 गंगा नदी में हो रहे व्यापक प्रदूषण पर केंद्रित है, जो वर्तमान संदर्भ में एक सामायिक एवं प्रासंगिक प्रस्तुति है। जेपी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित फिल्म धरती का उज्जवल आकाश लोकनायक जयप्रकाश 2017 डॉक्टर श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण कृति है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था एवेर इंडवेन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई 2016 की विश्व भर में विभिन्न देशों के लगभग 300 श्रेष्ठ चयनित अंग्रेजी कविताओं का संकलन पोइट्री एनाथोलॉजी अपॉन अराइवल में भारत से डॉक्टर श्रीवास्तव की अंग्रेजी कविता ट्रूथ मी आई एम नॉट इन लव 2017 को भी स्थान दिया गया है। आपके बहुत ही लंबे अनुभव रहे हैं साहित्य में, लेखन में, कला में जगत में और फिल्म जगत में। आपने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, लंबा सफर रहा है। तो अपने सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, हमारे दर्शकों को उसके विषय में बताइए सर। अब ये जो यात्रा है जीवन की, तो इतना कुछ आपने जो पढ़ के सुनाया, तो मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये सब मेरी ही उपलब्धियां हैं, मेरे विषय में बताई जा रही कहीं और से जोड़ दिया गया है। तो कई बार आदमी स्वयं भी भूल जाता है कि उसने विगत में क्या किया है और क्या आगे उसे करना है। वो तो ध्यान रहता है, वर्तमान में क्या कर रहा है उसका भी ज्ञान होता है, लेकिन विगत जो है वो विस्मृत इसलिए हो जाता है कि उस पर ध्यान, फिर जो बीत गई सो बात गई। तो आज का जो दिन है वो 27 नवंबर, तो मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के ही दिन हमारे महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जयंती है, और आज ही हमारे देश की प्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार और कवियत्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा का भी जन्म दिवस है, और उनके निधन के बाद ये पहली उनकी जयंती है, तो इसलिए विशेष ये है। और जब मैं इन सबको, इनका स्मरण करता हूँ और बीते हुए पलों को या जो भी कुछ किया मैं कुछ आज मैंने अपनी तरफ से भी दर्शकों से बताया कि आज हमारे बीच होती मृदुला सिन्हा से आपने बात की है, और हमारे जो हिंदी के महान कवि है हरिवंश राय बच्चन, तो मैं चाहूंगी कि आप इनके विषय में जो आपका अनुभव रहा है वो बताएं, ताकि मैं कुछ दिखा भी सकूं अपने दर्शकों को कि कैसा अनुभव रहा। क्योंकि आज जन्म जयंती है और हमारे बीच रहती तो कुछ बात और होती, मौजूद होती, और महसूस होता है कि हमारे आसपास ही हैं मृदुला सिन्हा आदरणीय। तो इनके साथ आपका अंतिम जो रहा, जो आपने इनसे, हाँ, आपने इनका इंटरव्यू लिया था, तो वो कुछ यादें भी ताजा हो रही हैं और हम नमन करते हैं उन्हें। जी बताएं। अभी आज से अगर हम गिने तो ठीक 25 दिन पहले वो दिन था 24 अक्टूबर 2020। तो उस दिन हमने उनके लाइव उनके साथ बातचीत की थी जूम पे, हमारा जो जूम चैनल है उस पे हमने की थी। तो पटल पे बात का सवाल है, तो राज्य में जो मैंने आके यहाँ अध्ययन किया है या अनुभव किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ का जो टूरिज्म है, पर्यटन है, वो यहाँ के लिए बहुत विशेषता भी है, एसेट भी है, एक बहुत बड़ी चीज है, और उसी में से खामियां भी निकलती है। इन सारी चीजों को थोड़ा रोका जाए। जी सर बताएं। जी,
तो वो उस कार्यक्रम में जब वो आई थी तो वो पहले तो हमारा नियत था कि हम आधे घंटे बातचीत करेंगे, लेकिन उस बातचीत में उन्हें भी आनंद आ रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो वो बात बढ़ते-बढ़ते वो पूरे 3 घंटे चली हमारी बातचीत। और अभी उनकी अवस्था आज के दिन वो अगर होती तो 78 वर्ष की होती। तो इस उम्र में भी लगातार 3 घंटे बैठ के बातचीत करना और बिना थके, तो आप ये अंदाज़ लगा सकती हैं कि कितनी ऊर्जा अभी भी उनमें थी और किस तरह से वो चैतन्य थीं। तो उस बातचीत में सारा कुछ बड़ा अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ और वो इतनी प्रसन्न थी, बल्कि मैं उसको कहूँगा जो एक शब्द है आह्लादित। वो आह्लादित। बिल्कुल हाँ, अंतर्मन से जब आदमी प्रसन्न होता है, तो इस तरह का भाव उसके पूरे मुख पे होता है, आभा मंडल उसकी दीप्त हो जाती है। तो अगले दिन उनका सुबह फ़ोन आया, मेरे ख़्याल से 10 साढ़े 10 के आस-पास। और वो कह रही थी कि भाई कल तो आपने जो साक्षात्कार लिया, जो बातचीत की, वो इतना बढ़िया लगा सबको और मेरे पति भी साथ में ही बैठे थे। मेरा जो सेक्रेटरी था वो भी बैठा था। सबने ये कहा कि अभी तक का जितना भी लाइव या किसी भी तरह का जो मैंने इंटरव्यू दिया है, उसमें सबसे बेहतर इंटरव्यू ये रहा। तो बड़ा आनंद आ रहा था। फिर हमने ये कह रखा था कि हम इसको यूट्यूब पे जल्दी से इसकी एडिटिंग वगैरह करके इसको हम साझा करेंगे। तो वो फिर उसके बारे में उन्होंने पूछा कि ये कब तक हो जाएगा? तो मैंने कहा बस कुछ दिन लगेगा, अभी थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज़ होता है और आजकल कोरोना का चल रहा है तो थोड़ा बाहर तो कुछ काम हो नहीं सकता, जो भी होगा वो घर में ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। फिर उसके बाद दिवाली के 1 दिन पहले वो धनतेरस के दिन उनका फ़ोन आया। फिर हाल-चाल उन्होंने पूछा, सब बातचीत की और बड़े सहज भाव से, जैसे घर का ही कोई अपना कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा जैसे बात कर रहा हो, उस तरह का एक वो था। तो उस दिन भी उन्होंने पूछा कि वो क्या हुआ उसका, हमारे उसका? तो मैंने कहा कि नहीं, वो बस काम चल रहा है, वो हो जाएगा और हमारे जो तकनीकी जो हमारे प्रमुख हैं, वो भाई भागेंद्र पटेल, तो वो उस पे काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा जैसे ही हो जाएगा मैं आपको भेजूँगा। और फिर उसके बाद दिवाली के ही रात में फिर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वो दरअसल वो हार्ट अटैक था। तो फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे फिर बाकी ऑर्गन्स भी उनके काम करना बंद कर दीजिए, फिर उनको आईसीयू में और पूरे उस पे रखा गया। लेकिन फिर अगले दिन डॉक्टर ने उनको मतलब घोषित कर दिया कि दिन में मेरा ख़्याल है दोपहर में 2 ढाई बजे, तो वो नहीं रहीं। तो अब ये सब चीज़ें अकस्मात ये सारी चीज़ें हो गई कि जब मैं सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब आप अभी 1 दिन 2 दिन पहले जिससे बात कर रहे हो और फिर इतना बड़ा कार्यक्रम अगर आपने किया वो तो फिर वो सारा कुछ, और मुझे इस बात का विशेष रूप से इसका दुःख तब भी था, अब भी है, कि वो उनकी बड़ी इच्छा थी, एक ललक होती है ना कि वो मैं देखूँ कि वो कैसा रहा। तो वो नहीं देख पाई और फिर मैंने ये सोचा कि अब उनका ये जो जन्मदिन आ रहा है तो मैं उस दिन इसको शेयर करूँगा। तो आज वो हम यूट्यूब पे उसका प्रीमियर कर रहे हैं शाम को 6 बजे। तो वो लोगों के लिए हमने सबके उस पे भेज दिया है। तो इस तरह की यादें हैं, लेकिन पहली जो उनसे जो याद है वो गोवा में जब वो गवर्नर थी और इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का जो वो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव वहाँ गोवा में होता है। तो वहाँ पे जो उसकी पत्रिका जो वहाँ पे निकलती है बुलेटिन, इफ़ी डेली के नाम से, तो उसका मैं एडिटर उन दिनों था और लगातार 3 साल मैं उसका संपादक रहा उस पत्रिका का। तो उस साल अब चूँकि इस तरह के आयोजन में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और तमाम फिर केंद्र सरकार के लोग वहाँ पे आते हैं। तो पत्रिका का जो संपादक होने के नाते मेरा ये दायित्व था कि मैं सब लोगों से शुभकामना संदेश और सारी चीज़ें वो मुझे करना होता था, तो वो मैंने किया था। तो उसी में फिर मैंने उनसे समय लिया कि एक आपका साक्षात्कार लेना है। तो उन्होंने राजभवन में ही बुलाया था और वहाँ हमने उनसे बातचीत की। वो हर विषय पे, साहित्य पे विशेष रूप से बात हुई और जो सामाजिक कार्य उन्होंने किया था और जो आगे वो कर रही थी, वो सब बातचीत हुई और वो हमने अपने इफ़ी डेली में उसको प्रमुखता से उसको प्रकाशित किया।
और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मुझे राजभवन में बुलाया और बड़े अच्छे से उन्होंने बात की। और उनके बातचीत जब वो करती थी किसी से भी, मेरे से या किसी से भी मिलती थी, तो कहीं पे भी ये वो आभास ही नहीं होने देती थी कि वो राज्यपाल हैं या आप किसी राज्यपाल से बात कर रहे हैं। इतनी सरल, इतनी सहजता थी। और वो बिहार की जो माटी है, जो वहाँ की जो सौंधी महक, मुजफ्फरपुर। जी जी, वो उनके साहित्य में भी झलकता था। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें मुझे दी और कहा कि आप इसको पढ़िएगा, और फिर उसमें से 2-1 की समीक्षा भी मैंने लिखी। वो और एक महीने सेक्रेटरी ने मेरे को फोन किया कि आपसे मृदुला जी बात करेंगी। तो 6-8 महीने बाद की बात है, तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा ये कौन मृदुला जी होंगी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो फिर उसने ये कहा कि मैं उनको फोन पकड़ा दिया, तो बोले कि मैं मृदुला सिन्हा बोल रही हूँ। तब जब उन्होंने पूरा नाम बोला तो मेरे को क्लिक किया, मैंने कहा जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। तो ये करके कब की फिर बात है ये सर? ये कब की बात है? ये अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 महीने या 2 महीने पहले उन्होंने फोन किया था। और ये फोन हमारे पास करीब, हमारी बातचीत 8-10 महीने बाद हो रही थी। तो 8-10 महीने का जो एक गैप हो गया था उससे, गैप। हाँ, तो मेरे ध्यान से तब तक एकदम से नहीं आया कि भाई कौन बोल रहा होगा। तो मैं भी सोचा कि अचानक इनका फोन आ गया, क्या सब कुशल मंगल है, सब कुछ करे। तो उन्होंने फोन ये किया था कि उनकी उनकी एक पुस्तक की समीक्षा मैंने लिखी थी, जो इस मैगजीन में प्रकाशित हुई थी, जो इनका एनबीटी की जो मैगजीन है, साहित्य संस्कृति ऐसे ही कुछ नाम है, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो उसमें उनकी एक पुस्तक की समीक्षा मैंने, जो बिहार के इंद्रधनुषीय जो लोक रंग है उस पर आधारित उनकी पुस्तक थी, उसकी समीक्षा मैंने लिखी थी। तो वो उनको अभी पढ़ने को मिली होगी, तो वो उन्होंने पढ़ी। हालांकि उस समय मैंने उसका वो पूरा डिटेल भेज दिया था, उसकी कॉपी भेज दी थी। वो 1.5-2 साल पुरानी बात थी, लेकिन उनके ध्यान से निकल गया होगा। तो अभी जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला होगा कि भाई इनसे बात कराओ मेरी। तो उसने नंबर मिला दिया, बात हुई मेरी। तो बोली कि अरे मैंने ये अभी पढ़ा, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करके आपको बधाई देनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है। तो मुझे भी अचंभा हुआ कि वो इसलिए उन्होंने मेरे को फोन किया। फिर उसके बाद बातचीत हुई, फिर मैंने उनको कहा कि आप एक दिन हमारे जूम पे लाइव आइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ जब कहिए। फिर उन्होंने पूछा कि कौन रहेगा मेरे साथ साथ और कौन लोग रहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ आप रहेंगी, आपके साथ, आपके ऊपर या आपके व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे हम बातचीत करेंगे और आपसे बात करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक बार में सहमति। बोले कि कब कर ले? मैंने कहा अभी बताइए, शनिवार को अभी कर लेते हैं, परसों 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो उन्होंने ठीक है। तो वो बातचीत हुई और इतनी अच्छी बातचीत हुई। और जिन जिन प्रसंगों को मैंने उनके साथ लिया बातचीत में, तो वो भी आश्चर्य में थी। उनका जो जन्म, जैसे आज जो उनका जन्म है, वो अंग्रेजी तिथि 27 नवंबर है, लेकिन जिस दिन वो 1942 में पैदा हुई थी, तो वो हिंदी तिथि जो थी वो राम विवाह की जो तिथि अंकित है, वो हमारे वेदों में, पुराणों में, और वो वाल्मीकि जी ने जो अपने रामायण में वो की है, तो वो तुलसी विवाह की जो जयंती है वो राम विवाह की। तो वही 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 दिन हिंदी तिथि के हिसाब से वो आता है। तो वो भी मैंने उसका भी मैंने संदर्भ दिया। तो हाँ, वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या अरे इतना कुछ आपने पूरा खंगाल के रखा। वो होता है भाई, अब हम लोग हैं, जैसे आप भी हैं, तो भाई रिसर्च तो करना ही पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है। तो ये सारी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और बल्कि उस दिन मैंने कहा कि मैंने कहा आपको, आप 27 तारीख को 78 वर्ष की हो जाएंगे। बोले कि 78 या 77? मैंने कहा ये 78, 75वां तो आपका उनका वो हुआ था, जो दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा समारोह हुआ था जिसमें वो स्वयं थी और काफी गणमान्य लोग थे, तो उसमें भी मैं आमंत्रित था। तो बोले कि हाँ 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 78 साल इस 27 को होंगे। तो ये भी बात हुई। तो लेकिन अब बहुत ही संयोग है कि आप उनसे, बहुत सौभाग्य भी रहा आपका कि आपने उनसे बातचीत की और वो अंतिम बातचीत, साक्षात्कार आपने लिया।
खुशनसीबी भी रही, और लेकिन गम इस बात का है कि अभी वो हमारे बीच, और उन्हें रहना चाहिए था। और मैं भी चाह रही थी उनसे बात करने का, लेकिन मेरा सौभाग्य उतना नहीं रहा। लेकिन आपके द्वारा उन्हें मैं याद कर रही हूँ और मैं नमन कर रही हूँ, और संयोग है कि मैं आज लाइव पर चर्चा जी कर रही हूँ। और दुख तो है, क्योंकि वो बहुत ही जब ऐसी मृदुभाषी और इतने बड़े पद पे रहकर भी जरा सा भी उसका वो शो ऑफ नहीं करती थी, ऐसा नहीं महसूस होने देती थी कि हम इतने बड़े पद पे रह के हैं, और सभी से, हमसे। और मैंने एक अभी कार्यक्रम किया था जिसमें कि वो आने वाली थी मेरे साथ रात में, अभी बिहार स्वाभिमान का मैं कार्यक्रम कर रही थी। तो जी उसमें मैं पोस्टर में, मैं कार्यक्रम में उनको मतलब इनवाइट भी हो गई थी और आने वाली थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो नहीं आई थी। और संयोग ऐसा है कि बहुत ही दुख हो रहा है कि उनसे बातचीत मैं करने वाली थी लेकिन कर नहीं पाई, और वो दिवंगत हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी फोन करूंगी तो वो जवाब देंगी, और इतना मतलब सहजता था उनके स्वभाव का, जैसे नाम था उनका मृदुला सिन्हा। तो मैं उन्हें कोटिस नमन करती हूँ। और वैसे ही स्वभाव की वो विदुषी महिला थी, और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। जी आपने बहुत अच्छा उनके स्मरण बताया है सर। आपका सफर जो रहा, आज हम नमन कर रहे हैं, आपने भी किया, और अब हम आगे बढ़ते हुए मैं आप समझना चाहूंगी कि आपने जो अपना इतना आपने काम किया है, कहाँ से स्टार्ट किया था। मुझे लगता है कि मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है कि आपने बहुत ही छोटे से किया था, तो वो क्या वाक्य था, कहाँ से सफर स्टार्ट हुआ था, वो सफरनामा जो आप दर्शकों से बताइए सर। आपने आ, लिखने का जी 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 काम। हम्म। लिखने का तो ये है कि जो विद्यालय जीवन से ही, जब हम विद्यालय में हुआ करते थे, मेरा ख्याल है कि अ, चौथी पांचवी कक्षा थी, तो वो हमारे यहाँ असेंबली जो होती थी, प्रेयर वगैरह, जो प्रार्थना सभा होती है, जैसे हर विद्यालय में सब जगह ये होता ही है। तो जी। वो हमारे यहाँ ये होता था कि जब असेंबली होती थी तो उसके पहले वो 2 मिनट का समय होता था, तो वो हर क्लास के किसी एक बच्चे का वो पूरा लिस्ट में नाम निकलता था कि भाई आज इसको किसी एक सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे बोलना है और 2 मिनट बोलना है। तो एक दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं उस समय चौथी कक्षा में पढ़ता था। तो मैं चला गया और मेरा सब्जेक्ट था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे मुझे बोलना था, 2 मिनट बोलना था। तो शायद ये रहा होगा कि भाई एक प्रयोगवादी जो एक बच्चे का दृष्टिकोण होता है, या उसी में कुछ नई चीज करने का जो एक अंदर से मन में एक भाव होता है, तो उसके तहत जो मैंने हम्म। उसमें बोला था, तो वो ऑक्सीजन हम्म। है, H2O है, वो सब कह कह के बात करके, और आखिर में मैंने वो 4 पंक्ति की एक कविता कही थी। वो कविता क्या थी, वो तुकबंदी थी। और वो हम्म। कुछ ऐसा था कि वो ऑक्सीजन ना होता तो हम ना होते, हम ना होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। और उसमें लास्ट में एक पंक्ति मैंने जोड़ दी, और ये सब नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे आज आपके सामने बोल नहीं रहा होता। तो वो इस तरह का वो था। और वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा, फिर लिखने लग गए, और उसी विद्यालय जीवन में ही राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिकाएं होती थी उसमें भी लिखने का अवसर मिला। फिर वो अभिनय से रुचि भी ऐसे जागी कि हमारे यहाँ वो अ, नाटक जब होते थे, प्लेज होते थे, एकांकी होती थी, उसमें भी भाग लिया। तो इस तरह से, और उसमें भी फिर हमने इंटर स्कूल कंपटीशन में जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल तक पे वो किया। फिर हमारे यहाँ डिबेट कंपटीशन होता, उसमें भी हमने हिस्सा लिया, वो भी स्टेट लेवल तक गए। तो ये सारी चीजें मिला जुला के, और एक पत्रिका तब निकलती थी, विज्ञान प्रगति। मेरा ख्याल है कि आज भी निकलती ही है, वो सरकार के किसी मंत्रालय की उससे निकलती थी। तो हम्म। उसमें वो निकला था कि उनको मतलब करस्पॉन्डेंट चाहिए थे, और विशेषकर स्टूडेंट्स में, छात्रों में से चाहिए था। तो मैंने भी जी। भर के, उस समय मैं 8th में या 9th में पढ़ता था, तो मैंने भी भर के भेज दिया, तो मेरा आ गया। वो उनका हम्म। परिचय छपा हुआ लेटर आ गया, सब कुछ आ गया कि आपको विज्ञान संवाददाता नियुक्त किया जाता है। तो मेरा अच्छा, कहते हाँ, उस समय वो 12-13 साल की उम्र रही होगी। और मैं, तो आपका जो है प्रारंभ हो गया, हाँ, स्टार्टिंग हाँ हो गई वहां से। जी जी जी, वाह, बहुत खूब। तो सिने जगत पर आपने पीएचडी का विषय आपका हिंदी संगीत पर आधारित है, जो विषय अब तक एकमात्र शोध है
ये आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ और इस पर आपने कैसे सोचा कि मैं करूंगा, और मतलब क्या आपके मन में आए थे विचार कि हाँ इसमें आपने हाँ। किया, और वो बहुत विशेष है ये। जी जी, वो इसलिए हुआ कि मैं उसके बाद से फिर वाराणसी में, आकाशवाणी वाराणसी में कैजुअल अनाउंसर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। अपने ये कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन हो गया तो वो जब मेरा वो होता था कि भाई आज आपको अनाउंसमेंट करना, तो वो पूरे ट्रांसमिशन का करना होता था। सुबह वो 6 बजे 5:55 पे वो आकाशवाणी की वो जो का प्रसारण प्रारंभ होता था, तो हम सुबह 4:30-5 बजे तक वहां पहुंच जाते थे करके, और सारी तैयारी करके वो पूरा, फिर वो मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक वो पहला प्रातःकालीन जो प्रसारण था वो चलता था, तो वो हम पूरा करते थे। हम्म। हिंदुस्तान धर्मियुग होती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, माधुरी फिल्म की पत्रिका, सारिका होती थी। तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के जो उस समय जो एडिटर थी वो मृणाल पांडे जी थी, मृणाल जी। पांडे। और उसमें जो सब एडिटर थे वो एक हमारे मित्र थे, राजेंद्र काला जी। तो उन्होंने एक बार, वो तो उनके लिए मैं आर्टिकल वगैरह लिखता, तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई वो गायक मुकेश की पुण्यतिथि आ रही है, तो आप कुछ उनके बारे में कुछ आलेख लिखें, लेकिन कुछ ऐसा लिखें कि जो आम लोगों से हट के हो, थोड़ा विशेष हो। तो अब वो उन्होंने विशेष कह दिया, तो विशेष के चक्कर में मैंने सारी लाइब्रेरीज और सब जगह के वो सब छान मारे कि भैया गायक मुकेश के ऊपर कोई पुस्तक है या फिल्म संगीत के ऊपर कुछ ऐसा है कि मैं वहां से देखूं और अध्ययन करूं और फिर मैं उसके बाद आलेख लिखूं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई पुस्तक ही नहीं है और फिल्म म्यूजिक पे कुछ है ही नहीं, या किसी आर्टिस्ट पे भी कोई पुस्तक नहीं है। तो मुझे बड़ा अचरज लगा, भाई फिल्म म्यूजिक इतना पुराना है और इतना लोकप्रिय है विदेशों में, देश के हर हिस्से में, और इस पे कुछ किताब नहीं है, कुछ मटेरियल नहीं है। तो बहरहाल मैंने वो आलेख लिख के उनको भेज दिया, वो छप भी गया। लेकिन मेरे दिमाग में जो आप कह रही हैं ना कि वो फिर कैसे आया, तो वो एक बात घूमती रही। तो इस बीच जो मैंने उनपे जो कुछ जानकारी इकट्ठी की थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही प्रारंभ करता हूँ। और फिर मैंने कहा कि अभी गायक मुकेश पे मैंने इतना कुछ अध्ययन कर लिया, तो चलो अब इन्हीं पे एक पुस्तक लिखी जाए। तो मैंने फिर अपना वो जो शोध है और वो लोगों से मिलना जुलना, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया, वहां पे 1-1.5 महीने रह के, और किसी से मेरा कोई परिचय नहीं। मैं वहाँ की डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी देखता था, म्यूजिक से रिलेटेड जितने लोग थे उनको फोन करता था, 10 लोगों को फोन करता था, एक आदमी उसमें से बुला लेता था, फिर अगले दिन 10-20 को करता था। तो ये सिलसिला चला और मैंने वो पुस्तक मेरी पूरी हो गई, मैंने प्रकाशित कर दी। और उस पहली पुस्तक में मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो मतलब बेस्ट बायोग्राफर का वो पुरस्कार भी मिल गया। तो एक हौसला बढ़ता है। फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अब इस पे और वृहद काम करना चाहिए। तो फिर मैं उसके बाद से फिर मैं लग गया, वो फिल्म म्यूजिक की हिस्ट्री का वो था, तो वो 7 सुरों का मेला, मैंने उसी समय ये शीर्षक, ये टॉपिक मैंने अपने दिमाग में रख लिया था कि इस टॉपिक पे मेरे को काम करना है। और पीएचडी की जो बात आपने की है, तो दरअसल मेरी जो पीएचडी था, पहले जो मैंने विषय दे रखा था वो ये था कि गायक मुकेश के गायन के ऊपर मुझे पीएचडी करनी थी, क्योंकि उनके बारे में इतना कुछ मैंने कर लिया था, पुस्तक लिख ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो मुझे लगा कि इन्हीं के गायन पे कर दूं। तो मैं जहां पे भी, जिनको भी अपने एनरोलमेंट के लिए जब बात करता था किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो वो लोग हिंदी विभाग वाले बोलते थे मेरे से कि भाई ये मतलब फिल्म संगीत के ऊपर भी क्या पीएचडी, मतलब ये क्या बात है। मतलब वो उनको लगता था कि यार ये मतलब ये वो गंभीरता से लेते ही नहीं थे। वो मेरे को कहते थे कि साहब आप कुछ और विषय ले लीजिए, कर लीजिए पीएचडी। तो मैं उनको ये कहता था, मैंने कहा भाई मुझे पीएचडी करने के लिए पीएचडी नहीं करनी है कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर है, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरा जो विषय है, जो मेरे मन को भा रहा है, मैं उस पे करूंगा। सिर्फ नाम करना होगा तो मैं कर चुका होता। तो मैंने मना कर दिया। कई जगह बात हुई, बीएचयू में भी हुई, लखनऊ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी, सब जगह कई जगह बात हुई, तो सबने कहा कि भाई किसी ने वो हामी नहीं भरी। फिर बाद में काफी बात हो गया, कई और पुस्तकें मैंने लिखी, सब कुछ हुआ। तो फिर ये हुआ कि इसका और हम विस्तार कर लें। तो फिर मैंने, फिर चूंकि फिल्म म्यूजिक पे मेरा काम प्रारंभ हो चुका था,
तो फिर मैंने कहा कि भाई फिल्म म्यूजिक पे हमको ये पीएचडी करनी है। तो फिर मैंने उसमें वो पूरा अपना विषय वो दिया। तो उस पे हरिद्वार के एक हमारे मतलब कॉमन मित्र होते थे, अभी भी हैं, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये बात, तो बोले कि यार मैं बात करता हूँ, वहाँ पे प्रोफेसर साहब हैं, तो वो डॉक्टर के बुधकर हैं, उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको भेजिए मेरे पास। तो मैं गया उनसे मिलने, हरिद्वार मिलने गया। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा, पूरी पुस्तकें वगैरह देखी, तो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हो गया। तो वो बोले कि ठीक है, आप मैं आप मेरे उसमें कीजिए। लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस मेरे से कहा कि देखिए ऐसा है कि आप जिस क्षेत्र के लिए, जिसके आपका जो टॉपिक है, उस बारे में मेरा जो ज्ञान है वो शून्य है। मुझे फिल्म संगीत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो भी करेंगे वो आप अपने से करेंगे। अब अगर आप मेरे से कुछ चाहेंगे कि मैं आपको कुछ इसमें बता दूंगा, तो ये अगर हिंदी साहित्य होता तो मैं आपको सब कुछ बताता, पत्रकारिता होता तो मैं बताता, लेकिन फिल्म संगीत पे मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। तो आपको एकला चलो ध्यान पे काम करना है। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैं कर लूंगा। तो फिर वो हुआ, और फिर वो हाँ, यहाँ से सफर शुरुआत हुई और आपने बहुत अच्छा काम किया जो कि किसी ने नहीं किया था। ऐसे ही होता है कि एकला चलो की बात आपने कही है, तो इससे क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि थोड़ा अजीब है, हटके काम कर रहा है ये या कर रहे हैं, तो लेकिन ये विशेष होता है आगे चलकर। इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, जो मन कहता है वो काम अच्छा होता है। क्योंकि आपने शोध का जो है इतना डिफिकल्ट भी कह सकते हैं कि हटकर के विषय था सिने संगीत, तो इसमें आपने पीएचडी किया और आपने सर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत आपका 35 मैं कहूँ कि 35 सालों का अनुभव रहा है। काफी आपने लिखा है, काम किया है। कैसा उस वक्त का दौर था मीडिया का, महसूस करते हैं आप? और क्या कहेंगे कि आज का दौर कैसा है? क्या कुछ लिखा जा रहा है साहित्य, और क्या मीडिया की खबरें होती हैं? तो उस वक्त कैसा माहौल हुआ करता था, क्या क्या कहेंगे? और अभी का जो मौजूदा दौर है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो रहा है? माहौल, मेरा अपना मानना है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं और जिनका सिर्फ काम से सरोकार है और जिनका जो ध्यान है वो बिल्कुल अपना केंद्रित करके, वो बिल्कुल गोल लक्ष्य जो है उस पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को मैं बिल्कुल भी महत्व नहीं देता कि अरे वो जमाना क्या था और आज देखो क्या हो गया। ये जो लोग रोना रोते हैं ना, ये इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं, आपके अंदर समर्पण भाव है और विषय की जानकारी आपको है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो भी विषय आपको मिलेगा, अभी करंट आपको कुछ मिल रहा है तो आप उससे विद्वान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उस पे शोध करना, ये आप कर सके, और इतना हौसला और इतनी कुशलता कौशल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो सब है तो आप किसी भी माहौल में, कभी भी, किसी भी समय में, आज से 10 साल बाद भी और मॉडर्न युग आ जाएगा तो भी कर भाई, अब भी इस समय जैसे जूम पे हमने सारे प्रोग्राम्स अपने किए और आप अभी इसमें लाइव कर रही हैं। तो अब ये बताइए कि कोरोना के पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी समय आएगा कि सब कुछ जूम पे, हमारा वेब पे वेबिनार हो रहे हैं तमाम सब, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जबकि आ गया है, तो जो लोग समर्पित भाव से हैं, जो समर्थ हैं और जिनमें ये लगन है कि वो नया कुछ सीख सके, कर सके, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। भाई हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। तो अगर वो ये कहते कि अरे अरे वो हमारे समय में तो फिर ऐसा होता था, वैसा होता था, अब तो ये जूम आ गया, ये कंप्यूटर आ गया, ये पता नहीं, ये ओहो, वो 10 तरह की उसको ऐसी बातें सुनाए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा समय निकाल के आपके घर में, अच्छा आजकल के बच्चे सब कंप्यूटर फैमिलियर हैं, मतलब इनको बिल्कुल सब मालूम है, आप उनको सीख लीजिए। आपको तो भाई जिससे सीखना है उसके स्तर पे आपको पहुंचना होगा। और अगर आप कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं या मैं फलाना हूं, ढिमाका हूं, तो फिर वो तो फिर तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, और आपका जो भी स्तर है उसका भी भेद अंदर मत रखिए।
तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं जब लिखता था, तो नया नया जब लिखता था, तो मेरे साथ ये होता था, प्लस पॉइंट था कि मेरी रचना जो भी छपती थी उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती थी। तो मुझे ये होता था कि भाई संपादक को या जो भी लोग वहां पे संपादकीय में देख रहे होंगे, तो वो जस की तस मेरी रचना छपती थी। बहुतों की होती थी, नहीं छपती थी, वापस आ जाती थी, या उसमें बहुत संशोधन करना पड़ता था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। तो जो छपती थी वो छपती थी। ऐसा नहीं कि रचनाएं मेरी वापस नहीं आई, मेरी भी रचनाएं वापस आई। लेकिन ये है कि जो छपता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, प्रेरित करता था, और मेरे अंदर ये भाव आता था कि मैं अब इससे बढ़िया करूं। तो उसके बाद फिर वो, उस समय मैं लखनऊ में था, तो लखनऊ दूरदर्शन पे मेरे को फिर ये प्रोग्राम, वहाँ के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने दिया कि भाई एक ये साप्ताहिक प्रोग्राम है, ये आपको एंकर करना है और आर्टिस्ट कलाकारों को लेके करना था। तो वो मैंने किया, वो काफी समय तक वो चला। तो वो भी आना मेरे को। फिर दिल्ली दूरदर्शन में, दिल्ली में बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, अभी भी हैं, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन हैं वो, दिल्ली में ही हैं। तो मिस्टर शरद दत्त जो दूरदर्शन में वो रहे हैं, हाँ, तो शरद दत्त। हाँ, वो मेरे को कहते थे, उन्होंने जब ये किताब मेरी आ गई थी, तो वो कहे कि भाई राजीव, अब कुछ ये दूरदर्शन पे काम करना चाहिए, कुछ किसी पर्सनालिटी पे कोई फीचर बननी चाहिए। तो मैं करता था। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि जो चीज मेरे सामने जैसे आता गया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये अगर जानकर कि मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम है, तो भी मैं ये एक्सेप्ट कर लेता था, ये सोच के कि चलो इस बहाने मैं सीखूंगा। और मैंने सीखा और आगे करते गए, और आज वो चल रहा है। आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है कि जो एक लगन होती है और ललक होती है सीखने की, और शोध कार्य जो होता है उसे आप बखूबी करते जाइए, तो आपका जो है काम बहुत बढ़िया होता है। और लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, एक सवाल और भी है मेरे मन में, कि आपने अभी का जो खबर है या जो हम्म, अखबारों का है खबर छपने का तौर तरीका, और हम्म, जो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो स्थिति है, तो क्या खबरों की जो प्रामाणिकता है हम्म। और जो कुछ अभी के हालात हैं, उसके हम्म। विषय में क्या आप कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि खबर, मैं भी जो कि उसमें प्रारंभ तो मेरा एज ए करस्पॉन्डेंट, संवाददाता के रूप में मैंने अपना काम प्रारंभ किया था। तो मैं जब कोई न्यूज वगैरह भेजता था ना, तो वो मतलब वो खबर की तरह नहीं होती थी, वो भी एक साहित्यिक एक पूरा पैराग्राफ होता था। तो हमारे जो एडिटर महोदय होते थे, वो बोले कि यार, मतलब वो बड़े खुश होते थे। वो बोले कि यार, ऐसे भी खबर लिखने वाले लोग हैं कि बिल्कुल साहित्यिक भाषा में आप लगे, मतलब कहीं पे किसी को गोली भी मार दी तो भी मतलब वो भी बड़े ढंग से मैं लिखता था। तो वो बड़े ताज्जुब करते थे। तो तो अच्छा, मैं उस समय, जब मैं कई लोगों को जानता हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं कि वो आम तौर पे छोटे जगहों में, छोटे शहरों में, गांव कस्बों में, नगरों में, तब तो खूब होता था, अब भी है, कि वो करस्पॉन्डेंट जो अखबार बेचने वाला है, जो डीलर है, तो वही वो बन जाता था, वही वहीं से खबर वो भी भेजता था। वो कोई पान वाला है तो वो करस्पॉन्डेंट बन गया, वो अपनी खबर लिख के भेज रहा है। तो भाई, अब उनकी भाषा तो वैसी ही होगी ना, तो वो वैसे ही करते थे। और वहां पे ठीक है, वो एडिटर या एडिटोरियल में जो लोग बैठे हैं, उसमें कुछ संशोधन किया नहीं किया, वो चली गई। लेकिन मेरा ये तब भी मानना था, और आज भी मानना है, कि किसी भी क्षेत्र में, और विशेषकर जब आप मीडिया में जाते हैं, तो आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है, और एक स्तर आपका होना चाहिए, और आपकी जो भाषा शैली पे जो पकड़ है वो बहुत होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर आपके पास है, तो आपके पास एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है, जिससे आप अपनी बात मुखर तरीके से कह सकते हैं। अब आज भी मैं जब कहीं पे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर मैं जाता रहता हूँ, तो तमाम मीडिया इंस्टीट्यूट में और भी जगह जाता हूँ। अब जैसे आजकल हम टीवी पे देखते हैं, अब किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो आते हैं, तो जो न्यूज में जो लोग होते हैं, उसमें अगर कोई गेस्ट आया बैठा है, तो वो बोलते हैं भाई, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो प्रश्न करने। लेकिन धन्यवाद तो जब व्यक्ति को आप विदा करते हैं तब देते हैं। जब वो आया है तो उसका आप स्वागत कीजिए। आप कहिए कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
और वो सीधे धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अरे भैया अभी तो आ रहे हैं, उनका स्वागत करो ना, शुक्रिया तो तब करना जब वो विदा होने लगे। तो ये जो मूलभूत जो बातें हैं वो लोगों को नहीं मालूम, और उन्होंने जर्नलिज्म में पूरा वो पीजी वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो जो ये बेसिक चीजें हैं वो आज के लोगों को नहीं मालूम है, भाषा पे पकड़ नहीं मालूम है। जब वो बोलते हैं तो अच्छा, भाषा के बारे में एक चीज मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि जो भी भाषा आप बोलें, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध बोलिए, और भाषा में खिचड़ी मत कीजिए आप। ये सिर्फ हिंदी के साथ मैं देखता हूं कि हिंदुस्तानी भाषा कहकर लोग बिल्कुल। हिंदी में अंग्रेजी भी डाल देते हैं, उसमें उर्दू भी डाल देते हैं, फारसी भी डाल देते हैं, तमाम तरह की चीजें सब उसमें एक साथ में गुत्थम गुत्था कर देते हैं, वो खिचड़ी भाषा हो जाती है। खिचड़ी लेकिन हो मेरा जाती ये है, बिल्कुल। मानना है कि कोई भी भाषा है, क्या जर्मनी वाले जब बोलते हैं तो क्या हमारे हिंदी के शब्द भी उसमें डाल देते हैं, या और किसी भाषा के डाल देते हैं, या जो इंग्लिश बोल रहे हैं हमारे यूके में जो लोग बोल रहे हैं, या अंग्रेज जो लोग हैं, वो क्या इंग्लिश बोलते हुए बीच बीच में उर्दू भी बोलने लग जाते हैं और हिंदी भी बोल। ये सिर्फ हम लोग हैं, ये हिंदुस्तान में जब हम हिंदी बोलते हैं और उसको नाम हमने हिंदुस्तानी दे दिया है, और उससे हमने एक लिबर्टी ले ली है कि हम हर भाषा को उसमें डाल दे रहे हैं ताकि, लेकिन ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आप जो भाषा बोल रहे हैं उसको शुद्ध बोलें। आप उर्दू बोलिए, आप उर्दू सीखिए, क्यों नहीं, जितनी भाषाएं आप जानेंगे, अंग्रेजी आप अच्छे से बोलिए, बिल्कुल ग्रामर मालूम बिल्कुल हो। सही बात, सही कहा आपने सर कि कुछ भी बोलिए, शुद्ध बोलिए, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि इंग्लिश बोलिए या उसकी खिचड़ी पका दीजिए भाषा की। हमारी आदतें जो हैं बहुत ही बिगड़ी हुई हैं, और हिंदुस्तानियों की, मैं सबकी बात कर रही हूँ, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और मैं याद कर रही हूँ आज हमारे जो हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख, अपनी प्रसिद्ध कृति मधुशाला के रचयिता, महान कवि एवं लेखक और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जयंती है, जिसपे मैं उन्हें कोटिश नमन करती हूँ। आज ही का दिन है। और हरिवंश जी कवि लेखक होने के साथ साथ प्राध्यापक भी रहे, तो मैं उन्हें बहुत कोटिश नमन करती हूँ। और पद्म भूषण से नवाजे गए थे, और उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में इनकी गिनती होती है। इन्हें बाल्यकाल से बचपन, मतलब अर्थात बच्चन कहा जाता था बाल्यकाल से, जो बाद में इसी नाम से वो मशहूर हुए थे। तो हरिवंश राय बच्चन को मैं कोटिश नमन करती हूँ उनके जन्म जयंती पर। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी रहे। इलाहाबाद, इनका जो कविता संग्रह है वो 26 कविता संग्रह है, और अग्निपथ और मधुशाला के लिए ये विशेष तौर पे जाने जाते हैं। और वैसे तो इन्होंने काफी कुछ इनकी कृतियां रही है, 26 कविता संग्रह है। तो हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन युग के शहंशाह हैं, और उनके पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, उनको मैं कोटिश नमन करती हूँ। आज संयोग है कि आज दो दो विभूतियों का जन्म जयंती है, तो बहुत संयोग ऐसा है कि दो दो विभूति, एक हमने मृदुला सिन्हा को याद किया, उनकी भी जन्म जयंती रही है, और हरिवंश राय बच्चन की भी जन्म जयंती रही है। तो ये भी बहुत ही विशेष दिन है, और आपसे भी बात हो रही है तो बहुत ही आज बढ़िया रहा हमारे लिए कि आज आपसे भी बातचीत हो रही है। और बहुत अच्छा, अ, नविता सक्सेना जी कह रही हैं, वेरी नाइस जी। और रीत जैन है, ये राजीव जी नमस्कार कह रहे हैं। जी सर, आपको नमस्कार कह रहे हैं। और सीमा पटेल है, भाषा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, भाषा ही पहचान है हमारी, ये सीमा पटेल जी कह रही हैं। रीत जैन जी, आज बाबूजी की 113वीं जन्म जयंती है, कोटिश नमन। मैं बाबूजी की हाँ, 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 ये अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते हैं जब मधुशाला वो सुनाते हैं बहुत ही प्यार से। और सीमा पटेल जी कह रही हैं, साहित्यिक कृतियों में भाषा का तो बहुत ही प्रभाव है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सर सुन रहे हैं और सराह भी रहे हैं सर।
सीमा जी कह जी रही हैं, कोटिश नमन कर रही है जी। सर मैं जी इन सब समझना चाहूंगी जी कि आज आपने इतना लंबा सफर साहित्य में दिया, लेखन में दिया, समीक्षा में दिया, और आप सिने कलाकारों से काफी नजदीक रहे हैं, उन पे लिखते रहे हैं, आपने काम किया है साथ में। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि अभी का जो दौर है और पहले का जो दौर था, सिनेमा चलचित्र की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप कि अभी का समय और जो आप पहले देखते थे उसका समय, उस समय में क्या कुछ बदलाव हुआ है? ये समय काल की अवधि जो है इसमें देखिए, क्या बदलाव कहेंगे? के नाम से अगर मैं कहूँ तो जो मुख्य रूप से जो बदलाव दिखता है वो तकनीक में ही दिखता है। पहले जो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, जो लोग काम करते थे या शूटिंग वगैरह होती थी और भी तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो उस समय में और आज के समय में जो है वो तकनीक का बहुत अंतर आया है। वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन कलाकार के रूप में अगर कहें तो मूलभूत जो अभिनय है या गायन है या और भी जो तकनीकी पक्ष है उसके जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, तो वो जो एक अपना खुद का जो एक दर्शन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, तो वो सिर्फ आपका अपना होता है। वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जा सकता, कहीं से आप सीख नहीं सकते। वो आपको अपने अंदर, अपने भीतर उसको डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए एक तपस्या करनी पड़ती है। तो वो आपका व्यक्तिगत, आपका अपना श्रम होता है, परिश्रम होता है, समर्पण होता है। तो वो जो पहले लोगों में था, तो वो तकनीक इसलिए उनपे हावी नहीं हो पाती थी कि उनका अभिनय ही मुखर होके बोलता था। और अगर आज ये है कि तकनीक इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ इतना अच्छा आ गया है, लेकिन जब आपके अंदर अभिनय नहीं होगा तो तकनीक कितना आपका साथ देगी। तो इस लिहाज से मैं आज के लोगों से, आज के जो भी कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के भी क्षेत्र में जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो जो आपकी कल्पनाशीलता होती है, जब आप कुछ आलेख लिख रहे हैं, कोई कविता है, कुछ गीत रच रहे हैं, कोई सृजन कर रहे हैं या अभिनय भी कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तो एक अपनी जो आपकी कल्पनाशीलता होती है, जो एक भावों को मुखर करने का, उसको सामने लाने का जो एक अपना जो आपका कौशल होता है, तो वो अगर बिल्कुल तपा हुआ है, बिल्कुल आपने तपस्या की हुई है, तो वो फिर बोलता है। जैसे कहते हैं ना कि काम बोलता है, आपको निखर कुछ के बाहर आती है। जी जी। सर, तो ये और बात ये है जी आपकी एक और चीजें हैं जो ट्रस्ट मी आई एम नॉट इन लव 2017, ये जो अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था रही है, इसके विषय में क्या, कैसा कुछ रहा है वो बताइए सर। हाँ हाँ, ये असल में कुछ साल पहले मुझे बताया गया कि भाई यहाँ से वो मांग रहे हैं कि वो इंग्लिश पोइट्री, उसमें वो लोग अलग अलग देशों से मांग रहे हैं, तो उसमें आप भी अपनी पोइट्री भेज दीजिए। तो मैंने कहा भैया वो अंग्रेजों के वो तो वैसे ही होते हैं, अब हम लोग कहाँ भेजें, लेकिन बहरहाल तो वो भेज दी गई। यही कविता मैंने भेजी, ट्रस्ट मी आई एम नॉट इन लव। तो वो उनको मतलब हर स्तर पे उसका सिलेक्शन वो कर रहे थे, करीब 40-45 कंट्रीज से उनकी एंट्रीज आई हुई थी। तो हर करते करते मेरी जो ये कविता है वो सेमीफाइनल तक में गई, वहां पे सेलेक्ट हो गए सेमीफाइनल वाला। मतलब हमसे आगे 2-3 और कविताएं थी जो फाइनल, मतलब फाइनल उस पे हम वहां तक थे। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और नहीं भी हुआ, दोनों बातें हुई। तो मुझे ये लगा कि जो इंग्लिश पोइट्री का जो एक अपना जो रिदम है और जो उनका व्याकरण है, तो उसके हिसाब से मैंने लिखी थी। और वो व्याकरण तो पोइट्री की, कविता की सब जगह एक ही, आप हिंदी में भी लिखते हैं तो भी आपको पूरा वो छंद है, लय है, वो जितना मात्राएं हैं वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अंग्रेजी में भी आप लिखेंगे, अब मुक्त कविता तो अंग्रेजी में भी है और यहाँ पे भी प्रारंभ हो गया कि वो बिल्कुल जो मन में आया वो लिख दिए। वो गद्य और पद्य में फिर फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आपने गद्य लिखा या पद्य लिखा। तो वहां पे भी अंग्रेजी में भी अब ये सब चीजें हैं, लेकिन मैंने जो उनका जो एक पैरामीटर है जो वो उसी हिसाब से लिखा था, तो वो भी उनको भाया। और एक प्यार की जो भाषा है, मुझे ऐसा लगता है
की कोई सीमा नहीं होती, मतलब किसी देश की के उसमें आप उसको नहीं मान सकते, ये वैश्विक होती है। तो प्यार पे ये कविता थी, तो प्यार की भाषा तो हर किसी को समझ में आती है और अच्छी भी लगती है। तो वो उनको भाया होगा, उनकी जो जूरी रही होगी उनको भी भाया होगा, तो वो सिलेक्शन हो गया, फिर वो जो उसमें सम्मान मिलता है। इस तरह से आपका, हाँ, बहुत अच्छा रहा। और आप सर, आपने फिल्म भी डायरेक्ट किया है, निर्देशित रही है, आपके द्वारा फिल्में रही हैं। तो एक निर्देशक के तौर पे आप क्या कहेंगे कि अभी की फिल्में कैसी बन रही है, और क्या कुछ आपको इच्छा है जो आप भविष्य में कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर के आना चाहेंगे, इसके, या आप जो आपने किया वो क्या अनुभव रहा, और क्या कुछ आपकी इच्छा है जो आप करना चाहते हैं अभी आने वाले समय में? फिल्म का कोई अच्छी स्टोरी हो, कोई सामाजिक विषय हो जो आप करना चाह रहे हो? देखिए, मेरा आपकी हमेशा से ये आपकी मानना साहित्यिक उद्भव एक योगेंद्र गुहा ये है गुल्हा, योगेंद्र में सही है, कि योगेंद्र गिला। उद्भव, आपकी साहित्यिक उद्भव दियों के लिए, मैं सही हूँ, आपको नमन। आपकी समकालीन होने पर गर्व होता है जी। ये हमारे योगेंद्र गेहा जी हैं, हमारे मतलब योगेंद्र बड़े, के, हाँ, हम्म। और इनका भी बड़ा योगदान है। और ये आयकर विभाग में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, फिर उसके बाद वो मेंबर, और फिर और भी ऊंचे ऊंचे पद पे ये रहे हैं। तो इनका विशेष अनुराग मेरे ऊपर रहा है, और बड़ा इनका मार्गदर्शन भी रहा है। और नीरज जी, जो कवि नीरज हैं, वो इनके अपने सगे चाचा हैं। तो उस, अच्छा। हाँ हाँ, तो वो तो इस तरह के लोगों का जब आपको आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो आपकी जो यात्रा होती है वो सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। बिल्कुल सहज मेरा, हो जाती है, बिल्कुल। और तो मैं संबल भी आपसे, मिलता है। हाँ, मैं आपसे हाँ, प्रश्न पे, मेरा सवाल। हाँ, तो मैं उस पे आता हूँ कि देखिए, मेरा जो हमेशा से ये रहा है कि फिल्म निर्माण से लेकर जो मेरा अपना सरोकार है, वो ये है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो विषय उनके लिए लाभदायक होते हैं, उस पर काम करना मुझे अधिक अच्छा लगता है। और इसके पहले जो गंगा के प्रदूषण पे जो मैंने फिल्म बनाई है, उसका निर्देशन किया, उसका निर्माण किया, तो उसके उसके ऊपर भी मेरा जो प्रयोजन था वो यही था कि गंगा में इतना प्रदूषण हो रहा है, तो इसके लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने बातचीत की, उनको शूट किया, फिर अलग-अलग जगहों पे जाके, वहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश से लेके फिर आगे इलाहाबाद, बनारस और पटना, बाकी सब जगहों से होके सब जगह वो किया, तो वो एक बड़ा अच्छा बन गया और अच्छा मैसेज गया। फिर उसके बाद जी। लोकनायक प्रकाश नारायण पे मैंने फिल्म बनाई, तो उसमें भी फिर वही रहा कि वो सारा कुछ शोध करके, अध्ययन करके, और उसका जो थीम सॉन्ग है, जो गीत है उसका, वो भी मैंने लिखा, सब करके, तो वो भी एक अच्छी फिल्म बन गई। और इसी तरह के आगे भी जो शमशाद बेगम जो गायिका हैं, उनके ऊपर फिल्म मैंने बनाई, तो वो भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है कि वो 94 ईयर्स की उस समय थी जब मैं उन पे फिल्म बना रहा था, और उस जी। उम्र में भी वो इतनी जीवंत थी, और उनका जो उनकी स्मरण जो शक्ति थी, वो इतना सब कुछ याद था उनको, तो वो सब बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो आगे भी इसी तरह के विषय हैं जो मतलब और ग्लैमर से मैं, इन सब चीज़ों से मेरा कोई विशेष लगाव इसलिए नहीं रहता था कि मुझे लगता था ये सब बाहरी जो आडंबर है, आकर्षण है ना, ये तो अभी है, कल तिरोहित हो जाएगा, धरा धराशायी हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल। धराशायी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल, वो एकदम से कोई मेरा वो नहीं तो था। आपकी कुछ ऐसी इच्छा है जो आगे आने वाले भविष्य में आप कार्य करना चाहेंगे? आपकी कोई वो योजना जो आपके, एक होती है कि दिली तमन्ना होती है कि इस कोई विषय है ऐसा, जो अच्छी मूवी, अच्छी फिल्म जो समाज हित में हो, सामाजिक सरोकार लिए हो, जिसपे आप काम करना चाहें? देखिए, ऐसा है कि प्लान करके कुछ करना या वो करना, ये मैंने कभी नहीं किया है। लेकिन मेरे अंदर ये है कि अगर कोई भी
विषय मेरे को मिलता है और अगर वो मेरा ज्ञान उसके बारे में शून्य है तो भी मैं उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकारता हूँ। जैसे अभी फिलहाल क्या हुआ कि ये कोरोना का काल चल रहा है, तो मेरे पास ये फोन आया कि कुछ बड़े बुद्धिजीवियों का कि साहब हम चाहते हैं कि कोरोना पे एक आप पुस्तक लिखें। तो पहले तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं साहित्य और संगीत का व्यक्ति हूँ, तो ये कोरोना जैसे नीरस विषय पे तो मेरी कलम चली नहीं पाएगी, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो फिर उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये कही कि भाई हम ये चाहते हैं कि साहित्यिक एक पुस्तक हो जो कोरोना को लेके लिखी जाए। तो मैंने कहा है, मैंने कहा ये इसका मतलब ये एक साहित्य का भी एक दृष्टिकोण हो सकता है कोरोना को समझने के लिए, उसके ऊपर लेखन करने के लिए। तो फिर मैंने हामी भर दी और तो वो पुस्तक मेरी तैयार हो गई है और अब अगले महीने और जल्द ही वो प्रकाशित भी हो जाएगी। तो वो बिल्कुल साहित्यिक शैली में, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको साहित्य का पढ़ रहा है। सर रिपीट कीजिएगा, आवाज थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही, रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि वो कोरोना की पुस्तक अगले महीने तक, आने वाले 1-1.5 महीने में प्रकाशित हो जाएगी। तो उसको पढ़ने पे आपको लगेगा कि आप साहित्य का ही कोई विषय है उसके ऊपर आप ये पूरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये साहित्यिक दृष्टिकोण होगा जो कोरोना को, जो बहुत सारे चीजें हैं जो निकल के आई हैं, तो ये साहित्यिक दृष्टिकोण होगा जो कोरोना पे आप जो बता रहे हैं कि हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी कोरोना काल है और ये बहुत कुछ हमें अनुभव करवा रहा है, बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत हमारी रही, और भी समय की हमारी कमी है नहीं, तो और भी बहुत प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन हमें समय का भी ध्यान रखना होता है। तो और आप चलते चलते बस संक्षेप में क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को, कि जो आप साहित्य से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं, और इतने बड़े आपने मीडिया से भी जुड़े रहे, आप समीक्षक भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, व्याख्याता हैं, बहुत कुछ है, बहुत प्रतिभा आपकी बहुमुखी है। तो क्या संदेश देंगे कि आज की अगली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि वो जब इस क्षेत्र में आते हैं तो किस तरह से तन्मयता के साथ, और क्या संदेश होगा कि किस तरह से काम करना चाहिए एक जो हमारी पीढ़ी है, और आपके परिवार का भी साथ कितना रहा, ये सब मिला जुला मेरे मन का प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न है लेकिन समय हमें साथ नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत जल्दी में सर। देखिए, साथ चाहे वो परिवार का हो, मित्रों का हो या और लोगों का हो, तो वो मेरा थोड़ा सोचने का ढंग अलग है। मेरा ये है कि अगर साथ कोई आपका देता है, आपके साथ सहयोग करता है, तो उस सहयोग में तो हर कोई अच्छा काम कर लेगा, करते ही हैं लोग। लेकिन मेरे साथ ये है कि जब आप नदी के धारे के विपरीत जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो उसकी जो उपलब्धि होती है उसका एक आनंद अलग होता है और वो एक उपलब्धि विशिष्ट होती है। तो मेरे साथ ये है कि अगर मैं अगेंस्ट द करंट, यानी धारा के विपरीत जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ और वो चुनौती स्वीकार करता हूँ, तो वो काम गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अच्छा, जो आपने कहा कि आज के लोगों को जो मैं सुझाव देना चाहूँ या बताना चाहूँ, सलाह देना चाहूँ, तो वो ये है कि आप बिल्कुल सरल रहें, सहज रहें और बिल्कुल धरती पे आपके पाँव रहने चाहिए, लेकिन आप उड़ें आसमान में। आपकी जो उड़ान है वो व्योम आसमान तक होनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पैर हैं वो धरती पे, भूमि पर रहें। तो अगर ये सामंजस्य आपने संतुलन बना लिया अपने जीवन में, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, संगीत हैं, अभिनय है, लेखन में हैं, तो आप में अगर अंदर आपके अंदर इतनी सरलता और सहजता अगर है, और जो भी आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, विज्ञान में भी आप हैं उस क्षेत्र में, तो वो समर्पण भाव जो होता है ना, और एक ललक होनी चाहिए कि भाई मुझे ये जानना है, ये समझना है। ऊपरी ऊपरी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। किसी की टांग खींच के उसको पीछे करके आगे बढ़ने का अगर मन में आपने लिया है तो वो क्षणिक हो सकता है। आपको ये करनी है कि जो लकीर जो एक खींची है उससे बड़ी लकीर आप खींचे,
ना कि उस खिंची हुई लकीर को मिटाने की कोशिश करें या उस पर सारा ध्यान केंद्रित करें ना। आप अपनी आभा मंडल ऐसा बनाएं कि उसके प्रकाश से सभी लोग प्रकाशित हों और आपका खुद भी जो आपका जो तेज है वो लोगों के सामने आए। तो ये सरलता, सहजता आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपके काम आए। बहुत खूब, बहुत खूब सर। सरलता सहजता के साथ जीवन भी सरल हो जाता है और सहज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सादगी, मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सादगी में विविधता का आभास होना चाहिए, जहां तक मैं समझ रही हूँ। बहुत अच्छा संदेश दिया है सर दर्शकों को हमारे। और मैं यही कहूंगी कि आपसे बात करके बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपसे बात किए ये मेरा सौभाग्य रहा। हमारे दर्शक भी बहुत साथ दे रहे हैं और देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया। तो मैं यही कहूंगी कि विविधता जो है वो सादगी का हमेशा साथ रहता है। विविधता और सादगी एक साथ रहती है। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मिलूंगी एक और नए चेहरे और नए शख्सियत के साथ मैं आप लोगों के साथ रूबरू होंगी। और अपना बेशकीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जी, नमस्कार। मुझसे जुड़े तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम।